हेलो एवरीवन। आज हम कवर अप करने जा रहे हैं पीयर रिव्यू के टॉपिक में जो अमेंडमेंट्स हैं और मई 22 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। पीयर रिव्यू के चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो थ्रू द रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू 2021 के थ्रू आई है, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कुछ अमेंडमेंट्स लाइक एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें ऑफ द रिव्यूअर, तो वहां पर जो अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीयर रिव्यू के प्रोसेस के अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं डेज के, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत इनसिग्निफिकेंट नेचर की हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, जिसकी कंप्लायंस एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट को करनी होती है, उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बाय द सीजी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ आईसीएआई इन कंसल्टेशन विद नफरा, उसमें एडिशन किया गया है एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय नफरा। पहले वर्ड था सिंपल इन कंसल्टेशन विद नफरा, बट अब साथ में एड ऑन कर दिया गया आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा। इससे कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज इस डेफिनेशन को नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चेंज है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू का, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रखी होती है लेवल 1 एंटिटी की, उसका पीयर रिव्यू होता है वंस इन 3 इयर्स। तो कौन कौन सी एंटिटी है जिनका ऑडिट करने पर एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट लेवल 1 के अंदर फॉल कर जाएगी, मतलब उसका पीयर रिव्यू वंस इन एवरी 3 इयर्स होगा। तो यदि एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट कर रखी है किसी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी की, पहले यहां पर अलग अलग वर्ड यूज्ड होते थे, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक, अब कंबाइंड कर दिया गया, बहुत सिंपल कर दिया गया, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। दूसरे नंबर पर होता था जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं एज स्पेसिफाइड। तो अब उसका क्राइटेरिया बता दिया गया कि यदि सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर रही है या नेटवर्थ 5 करोड़ को क्रॉस करती है, बहुत कम लिमिट रखी है नेटवर्थ की, बट इतनी ही है, 5 करोड़ को क्रॉस करती है। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 इसमें कोई चेंज नहीं, ये पुराने पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 ये भी सेम पॉइंट है बट मर्ज कर दिया गया है, पहले ये 2 पॉइंट होते थे, अब एक बना दिया गया कि यदि एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रखी है ऐसी एंटिटीज की जिन्होंने फंड रेज कर रखे हैं फ्रॉम पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय वे ऑफ डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर ₹50 करोड़, ओवर ₹50 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिनकी नेटवर्थ पहले था 250 करोड़, अब है 100 करोड़, और टर्नओवर, इसका नया पॉइंट डाल दिया गया, जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। पहले ये नेटवर्थ की लिमिट 250 करोड़ की थी, अब ये 100 करोड़ पर आ गई। पॉइंट नंबर 8 इसमें कोई चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 9 इसमें लिमिट बता दी गई, पहले इसमें लिखा हुआ था स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एज स्पेसिफाइड, अब वो क्या था बताया ही नहीं गया था, अब बता दिया गया एनबीएफसी जिनके डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है। एंड नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस। तो ये एक रिवाइज्ड
क्राइटेरिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू का, और पहले वाले क्राइटेरिया से बड़ा सिंप्लीफाइड है। तो यदि एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने किसी बैंक की या इंश्योरेंस कंपनी की स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट कर रखी है, या किसी सेंट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, या फिर नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, देन वो भी लेवल 1 एंटिटीज के अंदर कवर अप हो जाएंगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिनकी सिक्योरिटीज, इक्विटी या डेट लिस्टेड है इधर इन इंडिया और अब्रॉड, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। नया पॉइंट या ये कहें अमेंडमेंट वाले पॉइंट दो को मर्ज किया गया। एनी एंटिटी जिसने फंड्स रेज कर रखे हैं फ्रॉम पब्लिक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कितने 50 करोड़ से ज्यादा, या डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन है 50 करोड़ से ज्यादा की। एनी एंटिटी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन वो भी लेवल 1 एंटिटी में कवर हो गई। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटी जिनकी फंडिंग सीजी या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू है ओवर ₹50 करोड़, एनबीएफसी जिनके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एनी एंटिटी जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रखा है एज पर इंड एस। तो यदि प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने इनमें से किसी की भी ऑडिट कर रखी है तो उसका पीयर रिव्यू होगा वंस इन एवरी 3 ईयर्स। नेक्स्ट, वंस इन 4 ईयर। इसके अंदर और सिंप्लीफाई कर दिया गया कि यदि किसी प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने स्टैट्यूटरी इंटरनल कॉन्करेंट सिस्टम टैक्स ऑडिट या डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रखा है, किसका, किसी पीएसयू बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के किसी ब्रांच का या ऑफिस का, तो यदि बैंक या इंश्योरेंस कंपनी की स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट है देन लेवल 1 एंटिटी में जाएगी। बट यदि प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने सेंट्रल ऑडिट ना करके ब्रांच ऑडिट कर रखी है, कोई बात नहीं, वो लेवल 2 में कवर होगी। और वो प्रैक्टाइजिंग यूनिट जो लेवल 2 के अंदर आ रही है, जिन्होंने लेवल 2 एंटिटीज की ऑडिट कर रखी है, वो वंस इन 4 इयर्स के क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है पीयर रिव्यू में। इसके अलावा एनबीएफसी की ऑडिट जो लेवल 1 के अंदर कवर अप नहीं हो रही, लेवल 1 में कौन सी कवर थी, एनबीएफसी जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का था। ये दो चेंज हैं जो पीयर रिव्यू की डेफिनेशन में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर किए गए हैं। सिंपल से चेंजेस हैं, एज सच कोई टेक्निकलिटीज इनमें इन्वॉल्व नहीं है। स्पेशल केस रिव्यू, इसके अंदर सिर्फ क्या किया गया, जो कमेटीज थी अलग अलग, उस वर्ड को हटा दिया गया। जैसे यहां पर जो वर्ड था, द बोर्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी ICAI और एनी अदर कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो हटा दिया गया। या तो ICAI के सेक्रेटरी से या किसी डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, जो ICAI का डिसिप्लिन डायरेक्टर है उससे, और एनी अदर रेगुलेटर से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है जिसके बेस पर एक बोर्ड को लगता है, PRB को लगता है एक स्पेशल रिव्यू कंडक्ट होना चाहिए, देन बोर्ड में पास द ऑर्डर फॉर द स्पेशल रिव्यू ऑफ एनी प्रैक्टाइजिंग यूनिट। तो इसमें एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है स्पेशल केस रिव्यू में। नेक्स्ट जो चेंज है वो एलिजिबिलिटी टू बी अ रिव्यूअर। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है। पहले लेवल 1 एंटिटी, पहले जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर लेवल 1 एंटिटी के लिए, लेवल 2 एंटिटी के लिए जो वंस इन 3 ईयर, वंस इन 4 इयर्स वाले प्रैक्टाइजिंग यूनिट है, उनके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स दे रखी थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता था। अब क्या किया गया है, सिंपल कर दिया गया कि एक पर्सन यदि रिव्यूअर बनना चाहता है देन उसका कम से कम 7 इयर्स का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि वो प्रैक्टिस में है।
लेकिन यदि वो इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया है देन 10 इयर्स का इंडस्ट्री का ऑडिट एक्सपीरियंस एंड 3 इयर्स का प्रैक्टिस का ऑडिट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया तो बस ये 2 सिंपल से क्राइटेरिया डाल दिए गए। यदि मेंबर शुरू से प्रैक्टिस में है 7 साल का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया 10 साल का इंडस्ट्री का ऑडिट एक्सपीरियंस एंड 3 साल का प्रैक्टिस का ऑडिट एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी रिक्विजिट ट्रेनिंग, क्लियर द रिक्विजिट टेस्ट, ये तो पुरानी वाली बातें हैं। इसके अलावा एक मेंबर जो रिव्यूअर अपॉइंट होता है उसको एक डिक्लेरेशन देनी है एट द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट, एक डिक्लेरेशन देनी है कॉन्फिडेंशियलिटी की, गिविंग कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ पीयर रिव्यूअर। एम्पैनलमेंट के टाइम पर एक डिक्लेरेशन देनी है और जब किसी एंटिटी का पीयर रिव्यूअर अपॉइंट होता है तो अपॉइंटमेंट के टाइम पर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देनी है। पहले भी प्रोविजंस थे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है और कुछ नहीं। हां, एक डिस्क्वालिफिकेशन में नया पॉइंट डाला गया है। एक पर्सन एलिजिबल नहीं है पीयर रिव्यूअर अपॉइंट होने के लिए एक ऐसी प्रैक्टिसिंग यूनिट का जिसके अंडर इधर ट्रेनिंग हुई है इस रिव्यूअर की या आर्टिकलशिप हुई है। अ मेंबर shall not be eligible for appointed as a reviewer if he has undergone any training or articleship under any of the partner of practicing unit। So मान लीजिए मिस्टर एक्स एंड एसोसिएट्स, ये एक सीए फर्म है, प्रैक्टिसिंग यूनिट, इसका पीयर रिव्यू होना है। पीआरबी ने सुजेस्ट किए थे नाम ए बी सी, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सिलेक्ट कर लिया ए को, लेकिन जो इस फर्म के पार्टनर हैं मिस्टर वाई के अंडर मिस्टर ए ने अपनी आर्टिकलशिप कर रखी है, तो क्या ए इस फर्म का पीयर रिव्यू इंडिपेंडेंटली कर पाएगा? चांसेस है नहीं, उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल की, फर्म की पीयर रिव्यू कर रहा है। तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन या डिसेबिलिटी और डाल दी गई कि एक पर्सन एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर ऑफ ए प्रैक्टिसिंग यूनिट यदि उस पर्सन ने ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप कर रखी है अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ दैट प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो ये चेंजेस हैं जो एलिजिबिलिटी ऑफ द रिव्यूअर के अंदर किए गए हैं। बहुत सिंपल से चेंजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिव्यूअर की अप्रोच में जो रिव्यूअर की ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज में ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, ऑब्लिगेशन ऑफ रिव्यूअर को अपना रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है बोर्ड को। नहीं भी लिखते तब भी हम मानकर ही चलते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, बट ये लाइन लिख दी गई। इसके अलावा रिव्यूअर आप अपने सारे वर्किंग पेपर को डॉक्यूमेंट करेंगे और पीआरबी के डिमांड करने पर विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट आपको ये डॉक्यूमेंट की एक कॉपी, वर्किंग पेपर की कॉपी पीआरबी के पास सबमिट करनी पड़ सकती है। ये एक एडिशनल ऑब्लिगेशन डाली गई है रिव्यूअर के ऊपर कि रिव्यूअर यू नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल द वर्किंग पेपर रिलेटेड टू द पीयर रिव्यू, एक चीज। एंड नंबर 2, on a demand, on a call raised by the PRB, you need to submit a copy of these working paper within कितने पीरियड में ये कॉल रेज की जा सकती है? विद इन 18 months फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू द पीआरबी। नेक्स्ट जो चेंजेस किए गए हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर, टाइम में चेंजेस किए गए हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज की गई। जैसे
पॉइंट नंबर 2, जो हमारी स्टेज 1 है सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टाइजिंग यूनिट की, तो जब एक प्रैक्टाइजिंग यूनिट को सिलेक्ट कर लिया जाता है पीयर रिव्यू के लिए, तो उसको एक इंटीमेशन दी जाती है। देन जो एक इंटीमेशन दी गई, उसके बाद प्रैक्टाइजिंग यूनिट की क्या ड्यूटी है? एक डिटेल्ड डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर प्रैक्टाइजिंग यूनिट सबमिट करेगी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट PU हैज बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड, सो दैट कि जो 3 रिव्यूअर का एक पैनल है उसमें से एक पर्सन के नाम को अलॉट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू। तो एक वर्ड यूज कर लिया गया नया, डिटेल्ड डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। कौन देगा? प्रैक्टाइजिंग यूनिट को डिक्लेरेशन और क्वेश्चनियर फिल करके किसको देना है? PRB को देना है, सो दैट एक लिस्ट 3 रिव्यूअर्स की कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, और जो लिस्ट है उसमें से नाम सेलेक्ट किया जा सके एक पर्सन का जो रिव्यू करेगा। So that reviewer to be allotted from the panel of 3 reviewers can be identified by the board as per the declaration cum questionnaire submitted by the practicing unit। उसके बाद 3 नाम में से 3 नाम बोर्ड रिकमेंड करेगा प्रैक्टाइजिंग यूनिट को, उसमें से एक नाम सिलेक्ट कर दिया जाएगा और बोर्ड को 7 दिन के अंदर बता दिया जाएगा, और बोर्ड 7 दिन के अंदर इसकी इंटीमेशन देगा रिव्यूअर को और उसकी कंसेंट लेगा। ये तो सारे पुराने प्रोविजन है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय द प्रैक्टाइजिंग यूनिट। इसमें थोड़े से चेंज किए गए। जब बोर्ड ने इंटीमेशन दे दी कि हां रिव्यूअर एग्री कर रहा है आपका पीयर रिव्यू करने के लिए, तो जो प्रैक्टाइजिंग यूनिट है 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीटेड क्वेश्चनेयर जो उसने पहले किसको दिया था? PRB को, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनेयर के साथ, उस क्वेश्चनेयर की कॉपी रिव्यूअर को देगा along with the details of any proceedings जो प्रैक्टाइजिंग यूनिट के अगेंस्ट, उनके पार्टनर्स के अगेंस्ट, क्वालिफाइड असिस्टेंट के अगेंस्ट किसी रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट बॉडी ने इन रिलेशन टू एनी इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ अटेस्ट फंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years preceding the period of review or at any time thereafter is to be submitted। ये तो प्रोविजन सेम है, पहले भी सबमिट होता था। अब इसमें चेंज क्या है? पहले जो ये क्वेश्चनेयर जाता था, आपको ध्यान हो तो ये जाता था पहले 15 दिन में, अब ये जाना है 2 दिन में। जैसे ही PRB ने अपनी कंसेंट दी, रिव्यूअर ने अपनी कंसेंट दी PRB को, PRB ने अपनी रिव्यूअर की कंसेंट प्रैक्टाइजिंग यूनिट को दे दी। प्रैक्टाइजिंग यूनिट ने 2 दिन के अंदर अंदर जो क्वेश्चनेयर तो ऑलरेडी भरा हुआ था, क्यों? क्योंकि उनकी कॉपी तो उन्होंने पहले PRB को भी दे रखी थी, तो वो क्वेश्चनेयर की कॉपी अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको सबमिट करनी है किसके पास? विद द रिव्यूअर विद इन 2 days। उसके बाद यदि कोई भी और इंफॉर्मेशन है जो PRB चाहता है, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रिव्यूअर सिलेक्शन करेगा, उसको सैंपल सेलेक्ट करने हैं जिन जिनका वो पीयर रिव्यू करेगा। सेम प्रोसेस है, पहले टाइम होता था यहां पर 15 दिन का, अब 15 दिन से ये टाइम कितना कर दिया गया? 7 दिन कर दिया गया, 7 दिन कर दिया गया। ये डेज में चेंजेस हैं। अब आगे प्लान फॉर इनिशियल मीटिंग। अब रिव्यूअर इनिशियल मीटिंग प्लान करता है प्रैक्टाइजिंग यूनिट के ऑफिस में, दैट इज ऑन साइट विजिट, और इसके लिए टाइम दिया जाता है प्रैक्टाइजिंग यूनिट को
कि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लें। पहले ये टाइम जो दिया जाता था मिनिमम 15 दिन का दिया जाता था, अब 5 days टाइम टू कीप रेडी द नेसेसरी रिकॉर्ड्स ऑफ द सेलेक्टेड एश्योरेंस सर्विसेज। 5 दिन का समय एटलीस्ट देना है। एंड जो पीयर रिव्यू का प्रोसेस है पूरा, पहले बताया जाता था 90 डेज में कंप्लीट करना है, अब कितना टाइम बताया गया है? 60 डेज के अंदर आपको ये पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। डेज में चेंज आ रहे हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस में, और कोई बड़े सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। देयर आफ्टर पीयर रिव्यू विजिट, जो ऑन साइट रिव्यू है, 7 वर्किंग डेज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। पहले लिखा हुआ था 7 से 15 दिन, अब क्लियर 7 दिन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कंप्लायंस रिव्यू, जो आगे सारा का सारा अप्रोच चलती है, सब्सटेंटिव अप्रोच, कंप्लायंस अप्रोच, वो सब कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। जब रिव्यूअर ये सारा काम कर लेगा, देन फिर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जाती है यदि कोई डेफिशिएंसी मिलती है। अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की जगह जो वर्ड यूज हो गया, डिस्कशन और कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, कि जो रिव्यूअर है वो अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करेगा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट यदि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स में किसी तरह की कोई कमी नजर आती है। पहले इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का नाम दे दिया था, अब कह दिया गया कि रिव्यूअर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट हिज फाइंडिंग्स। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आगे जाकर मैंने उन फाइंडिंग्स को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का ही नाम देना है, बस। इसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट या इनिशियल फाइंडिंग के 15 दिन में अपना रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स देता था, अब यह रिस्पॉन्स 5 दिन के अंदर अंदर देना है। 15 दिन का टाइम पीरियड खत्म, 5 दिन का टाइम आ गया है। तो अब यदि हम इस प्रोसेस को देखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेजर किया क्या गया है? डेट चेंज किए गए हैं। देन फिर लास्ट में जो चेंज है, पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट। पहला पॉइंट था कि आप पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट देंगे टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट मेंशनिंग, यहां पर पहले वर्ड थे नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू के साथ, कि आपको अगला रिव्यू कब कराना है, उसकी जगह वैलिडिटी पीरियड लिख दिया गया। तो क्या ऐसा कहीं से लग रहा है कि हां पीयर रिव्यू के चैप्टर में बहुत बड़े सिग्निफिकेंट चेंज आ गए? यदि हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू की बात करें, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर की बात करें, तो उसको बड़ा सिंप्लीफाइड किया गया है, और जो पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर डेज हैं उनको चेंज किया गया है, बस। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है पीयर रिव्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर। सो ये थी हमारी अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू पीयर रिव्यू। पहला पॉइंट जो डेफिनेशन में चेंज किया गया था, दैट इज प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड एथिकल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड एड ऑन किया गया था, इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकमेंडेशंस मेड बाय नफरा। दूसरी अमेंडमेंट, लेवल 1 एंटिटीज एंड लेवल 2 एंटिटीज के स्कोप को सिंप्लीफाई किया गया है और कुछ लिमिट्स एक्सप्लेन की गई हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स बताई गई हैं। तीसरा चेंज जो था वो पीयर रिव्यू बोर्ड के टॉपिक के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था रिव्यूअर का, उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। उसकी डिसेबिलिटी में एक नया पॉइंट ऐड किया गया है और डिक्लेरेशन के पॉइंट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया है। फोर्थ चेंज था हमारा पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन पर। जो रिव्यूअर है उसको अपने वर्किंग पेपर को डॉक्यूमेंट करके रखना है, और यदि पीआरबी कॉल करता है विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द पीयर रिव्यू रिपोर्ट, तो उसकी एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी टू द बोर्ड। पांचवा चेंज हमारा पीयर रिव्यू प्रोसेस की टाइम लिमिट्स का है।
अलग अलग जगह पर टाइम लिमिट्स को चेंज किया गया है। और लास्ट चेंज पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का, जहां पर वैलिडिटी पीरियड लिख दिया गया है इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ द रिव्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ पीयर रिव्यू। तो हमने कारो की अमेंडमेंट्स कवर अप कर ली, प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट कवर अप कर ली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अमेंडमेंट्स कवर अप कर ली, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज की अमेंडमेंट्स कवर अप कर ली, पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट्स को भी कवर अप कर लिया। नाउ अब इसके अलावा जो चेंज अक्टूबर 21 के स्टडी मटेरियल के थ्रू और आया है वो है बैंक ऑडिट के चैप्टर में। उसके अंदर कोई एज सच लीगल चेंज नहीं है, सिर्फ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूट ने किए हैं अपने स्टडी मटेरियल के अंदर। तो वो मैं मानकर चलता हूं आप लोग कवर अप कर लेंगे अपने आप। मैंने कंप्लीट चैप्टर जो रिवाइज चैप्टर है एज पर द अक्टूबर 21 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल, वो नॉलेज पोर्टल के अंदर अमेंडमेंट सेक्शन में उसका पीडीएफ पूरा हमने आपको अवेलेबल करा दिया है। सो this is all about the amendments relating to May 22 exams. Wish you the very best. Thank you very much. Goodbye. Take care.